अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्प्सवेयर। लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीटर पासिंग देखा था कि प्रोसीजर में किस तरह पैरामीटर पास होते हैं और दो मेथड देखे थे, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। हमने देखा था कॉल बाय रेफरेंस के अंदर प्रोसीजर्स के अंदर वेरिएबल्स यूज होते हैं जो कि नॉट रिकमेंडेड हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर होता है वो वेरिएबल के साथ बाउंड हो जाता है। आपको हर वेरिएबल के अगेंस्ट एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट। हमने देखा था कि जो रिकमेंडेड मेथड होता है वो कॉल बाय वैल्यू होता है पैरामीटर पास करने का। और पिछले लेक्चर में हमने कॉल बाय वैल्यू का ये फर्स्ट मेथड देखा था कि किस तरह रजिस्टर्स को यूज करके हम पैरामीटर्स पास करते हैं प्रोसीजर के अंदर। यानी कॉल करने से पहले जो भी हमारे आर्गुमेंट्स होंगे उस प्रोसीजर के वो रजिस्टर्स में डाल देंगे और उसके बाद प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो वेरिएबल वाले मेथड को हमने कहा था कि ये रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि हम रजिस्टर्स वाला मेथड यूज करेंगे जो कि ज्यादा फास्टेस्ट है। और दूसरा मेथड है कि हम स्टैक को भी यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि रजिस्टर्स हमें पता है कि सीपीयू के अंदर होते हैं और ये सबसे फास्टेस्ट एक्सेस हो सकते हैं, तो फिर हम स्टैक वाला मेथड पढ़ रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि रजिस्टर्स की कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले लिमिटेशन रजिस्टर्स की ये है कि रजिस्टर्स हमारे पास लिमिटेड नंबर के अंदर होते हैं, इनकी तादाद लिमिटेड होती है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स हम नॉर्मली यूज करते हैं। अगर हम 16 बिट सिस्टम की बात करें और अगर 32 बिट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ये नहीं, अगर हमने पैरामीटर्स मैक्सिमम 4 तक पास करने हो तो हम इन रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं और रजिस्टर मेथड के जरिए हम आर्गुमेंट को पास कर देंगे प्रोसीजर में। लेकिन हमें साथ ये भी पता है कि कुछ रजिस्टर्स का स्पेसिफिक पर्पस होता है। जिस तरह हम लूप यूज करते हैं तो लूप में आप देखें कि CX एज अ काउंटर काम करता है। इसी तरह जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट है वो DX AX के अंदर स्टोर होता है। तो आपका ये रजिस्टर्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे अगर हम इनको एज अ पैरामीटर पास करेंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, तो या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं प्रोसीजर के अंदर, तो हमारे कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे। उस केस में हमें फिर पहले स्टैक में रजिस्टर्स को पुश करना पड़ेगा जिनका हमें पता है कि प्रोसीजर के अंदर वो चेंज हो जाएंगे, तो उनको हमें स्टैक में क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। और फिर उनको यूज करके दोबारा फिर जब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे उससे पहले इनको पॉप कर लेंगे। तो स्टैक क्योंकि रैम के अंदर होती है, तो अगर हमने रजिस्टर्स को सेव ही करना है तो इसका मतलब है हम खामखा दोबारा फिर स्टैक यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो फास्टेस्ट फीचर था रजिस्टर्स का वो बेमानी सा हो गया, उतना ज्यादा उसकी फायदियत नहीं रही। इस वजह से एक तो इसमें लिमिटेशन नहीं है, स्टैक के अंदर हम जितने मर्जी पैरामीटर्स हैं हम इजीली पास कर सकते हैं आर्गुमेंट्स के अंदर। और दूसरा इसका ये फायदा है कि हमारे पास ये जो रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज हो रहे थे स्टैक में पुश करने से इतना मसला नहीं होगा। चेंज भी हो जाए तो हम रिटर्न से पहले पहले उनको पॉप कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोसीजर के अंदर जब हम प्रोसीजर को डिफाइन करते थे, फॉर एग्जाम्पल आपका सम का प्रोसीजर है, सम प्रॉक, और इसके बाद यूजेस का ऑपरेटर बताया था। तो हम यूजेस से भी मैंने बताया था कि किस तरह यूजेस यूज करके हम रजिस्टर के कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं EAX, EBX, क्योंकि यूजेस क्या करता है, आपके प्रोसीजर के स्टार्ट में पहले पुश कर देते हैं जो जो रजिस्टर लिखे जाते हैं और फिर रिटर्न से पहले उनको ऑटोमेटिकली पॉप भी कर लेता है, तो रजिस्टर के कंटेंट स्टोर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम स्टैक पर ना एक एग्जांपल करते हैं कि किस तरह स्टैक को यूज करके हम पैरामीटर्स को पास करेंगे। ये हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है C++ के अंदर और इसको हम अभी असेंबली लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं। लेट्स सपोज ये पहला नंबर है या आपके पास दूसरा नंबर है और सिंपल हम सम को रिटर्न कर रहे हैं। तो हम स्टैक में कैसे करेंगे? जो सबसे पहला काम हम करेंगे यूजिंग स्टैक, हमने जो आर्गुमेंट्स हमारे होंगे या जो पैरामीटर्स हैं उनको पहले पुश करना है स्टैक में। उसके बाद हमने ये जो ऐड टू का, या सिंपल हम इसको सम कह देते हैं बिकॉज वी आर एडिंग टू नंबर्स, उसके बाद हम सम का जो प्रोसीजर है उसको कॉल करेंगे। तो ये हमारा होगा कॉलिंग प्रोसीजर के अंदर, यानी मेन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पहले नंबर 1 को पुश कर दिया, फिर नंबर 2 को पुश कर दिया, और ये हम कहां पर हैं, हम मेन प्रोसीजर के अंदर हैं। इसमें हम कोड लिख रहे हैं और यहाँ पर आपका मेन एंड P लिख देते हैं। यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शंस आपकी होंगी। ये हमारे पास स्टैक है। हमें पहले नहीं पता कि स्टैक में क्या चीजें पड़ी हैं, हो सकता है कुछ और भी हम काम कर रहे हो। तो जब हम नंबर 1 को पुश करेंगे तो आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो पुश का मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अज्यूमिंग कि ये टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पर था और जब हमने उसको पुश किया तो हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो नीचे आ गया। तो पुश से क्या होता है कि आपका स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता था, डिक्रीमेंट होके उसकी लोकेशन चेंज होती है
और जिस नंबर को पुश करते हैं वो उधर जाके स्टोर हो जाता है स्टैक में। फिर हमने पुश नंबर 2 किया, जो सेकंड हमारा पैरामीटर है उसको पुश किया, स्टैक पॉइंटर की लोकेशन फिर चेंज होगी, यहां से यहां पर आ जाएगा और नंबर उस लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने कॉल की इंस्ट्रक्शन लिखनी है। सम, फॉर एग्जांपल सम का प्रोसीजर हम बनाएंगे जो कि इन दो नंबरों को ऐड करेगा। और कॉल का भी एक्चुअली बैकएंड पर मैंने क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर कि कॉल भी पुश करता है, किसको पुश करता है, जो रिटर्न एड्रेस होता है, यानी रिटर्न एड्रेस जो इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी होगी उसका रिटर्न एड्रेस, तो वो पुश कर देगा। स्टैक पॉइंटर फिर आपका डिक्रीमेंट हुआ बाय 4 बिकॉज वी आर कंसीडरिंग 32 बिट आर्किटेक्चर, तो हमारा स्टैक पॉइंटर अभी यहां पर है। तो रिटर्न एड्रेस किसका, उस सम वाले प्रोसीजर का रिटर्न एड्रेस, ये हमारे पास स्टैक आ जाएगी जब हमारा प्रोसीजर कॉल होगा। तो एक और चीज यहां पर हमेशा याद रखना है आपने कि आपका जो स्टैक पॉइंटर है वह हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। तो बाज़ औक़ात इसको हम ऐसे TOS भी लिखते हैं कि हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट कर रहा है, यानी जो लेटेस्ट एलिमेंट होगा उसको स्टैक पॉइंटर आपका पॉइंट कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अपना कोड, अपना प्रोसीजर डिफाइन करेंगे जिसमें हम इन नंबर्स को एक्सेस करके एडिशन करेंगे। हम लिखते हैं लेट्स सपोज सम और प्रॉक, और यहां पर हम लिख देंगे सम एंड p। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज हम EAX के अंदर अपना जो रिजल्ट है उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लेट्स सपोज यहां पर लिख देते हैं पहली इंस्ट्रक्शन मूव EAX, 0, अपने सम को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब पॉइंट ये है कि हमने इन जो आर्गुमेंट्स हमारे पास है नंबर 2 और नंबर 1, इनको एक्सेस करना है, और हमारे पास जो एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर है वो रिटर्न एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो लेट्स सपोज अगर मैंने पहला आर्गुमेंट करना है, तो क्योंकि जब कॉल इंस्ट्रक्शन आई थी तो कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करती है, पुश करती है, तो अभी ESP रिटर्न एड्रेस को है, तो अगर मैं सिंपल ये लिखूं पॉप EAX, तो आपके ख्याल में ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टैक पॉइंटर रिटर्न एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो EAX के अंदर जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा, पहला आर्गुमेंट या पहला पैरामीटर जो नंबर 2 है वो स्टोर नहीं होगा। तो इस वजह से जो आर्गुमेंट को एक्सेस करना है वो पॉप करके हमने एक्सेस नहीं करना। तो फिर हम क्या करेंगे, तो आर्गुमेंट को एक्सेस करने के लिए अभी देखें ये ESP है, तो ये कौन सी पोजीशन आपके पास है, ये वाली, ये आपके पास है ESP+4। अगर एड्रेस ऐड करेंगे तो हम टॉप ऑफ स्टैक की तरफ जाएंगे, और माइनस करते हैं तो हम नीचे आते हैं। तो हम ये इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं मूव EAX ESP+4, तो जो नंबर 2 आपका है ये पैरामीटर आपका EX के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर नंबर 1 को स्टोर करना चाहें किसी और रजिस्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल BEBX के अंदर हम स्टोर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो आर्गुमेंट है ये आपका है ESP+8, क्योंकि 4 बाइट्स का डिफरेंस है, हम 32 बिट आर्किटेक्चर कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास हम यहाँ पर लिखेंगे ESP+8, तो हम इस लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, और एडिशन के लिए हम लिखेंगे ऐड EAX, EBX, तो EX के अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, और फिर हम रिटर्न का कीवर्ड यूज कर लेंगे। रिटर्न का जब कीवर्ड यूज करेंगे तो ESP की पोजीशन देखिए कौन सी है, रिटर्न एड्रेस वाली है, तो हम इस वाले प्रोसीजर में मेन के अंदर रिटर्न कर देंगे। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली हम जितने भी प्रोसीजर बनाते हैं तो हम लोकल वेरिएबल्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, और लोकल वेरिएबल्स हमेशा आपके स्टैक पर ही पुश होते हैं। तो अगर स्टैक पर पुश होते हैं, या लेट्स सपोज हम जो ही अपने प्रोसीजर के अंदर आए और अज्यूम करें कि हमने किसी रजिस्टर के कंटेंट को स्टोर करना था स्टैक पर, तो उससे खामखा क्या होगा, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि EX की पिछली कोई वैल्यू मेरे पास पड़ी थी जिसको मैंने यानी कॉल सम के बाद दोबारा उसको मैंने यूज करना है EX के कंटेंट को, तो मैं यहां पर अगर लेट्स सपोज लिखता हूं पुश और EAX, तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो ESP है इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और यहां पर आपके पास जो EAX का कंटेंट है वो आ जाएगा, और स्टैक पॉइंटर आपका यहां पर पॉइंट करेगा। अब अगर इस कोड को आप देखें तो क्या हमारा ये कोड काम करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ESP+4 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये रिटर्न एड्रेस मिलेगा, दिस इज नॉट द फर्स्ट आर्गुमेंट। तो इस वजह से हम अपने प्रोसीजर के अंदर जो स्टैक पॉइंटर है, क्योंकि वो पुश पॉप की इंस्ट्रक्शन से चेंज होगा, पुश से ये नीचे जाता है, -4 होता जाता है, और पॉप से ये ऊपर जाएगा। जब भी हम पुश पॉप की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, या हम हो सकता है कि इस प्रोसीजर के अंदर हम आगे फिर
कॉल की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो और कॉल क्या करता है, किसी और प्रोसीजर को कॉल करेगा फिर पुश होगा, तो आपके स्टैक पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी, चेंज होगी, जिसकी वजह से हम अपने एग्जैक्ट आर्गुमेंट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो ही हमने सम को कॉल किया तो उस वाले एड्रेस को हम एक अलग रजिस्टर में स्टोर करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर। ये हमारे पास फ्रेम पॉइंटर होता है। जब भी प्रोसीजर कॉल होगा तो अपने करंट स्टैक पॉइंटर के एड्रेस को हम किस में स्टोर कर लेंगे, ईबीपी के अंदर स्टोर कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि आपके बेस पॉइंटर हमेशा फिक्स रहेगा। लेट्स सपोज ये वाली जो लोकेशन होगी ये ईबीपी +4 होगी और ये वाली लोकेशन क्या होगी, ईबीपी +8 होगी। स्टैक पॉइंटर बेशक आपका ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपका बेस पॉइंटर की ये लोकेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। हमेशा इस लोकेशन को वो पॉइंट करेगा। तो यहां पर देखें, ये आपके कोर्स की स्लाइड्स हैं, एग्जैक्टली सेम हमने काम किया कि ईएसपी में +4 अगर करेंगे तो आपके पास जो नंबर 2 वाला पैरामीटर है वो EBX में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम पुश या पॉप ऑपरेशन यूज करते हैं तो ESP की पोजीशन तो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा हमेशा EBX में नंबर 2 नहीं आएगा, बल्कि पुश और पॉप ऑपरेशन की वजह से ये इफेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम किसको यूज करेंगे, हम एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर को, जिसको हम फ्रेम पॉइंटर भी कहते हैं। और ये हमेशा जब हमने प्रोसीजर कॉल किया था तो जब उस टाइम ESP के एड्रेस था, एग्जैक्टली वही एड्रेस हमारा EBP यानी एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर या फ्रेम पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम इंस्टेड के हम ESP को यूज करें, हम EBP को यूज करके अपने नंबर्स को, आर्गुमेंट्स को स्टोर करेंगे रजिस्टर में। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, EBP +4 का मतलब है जो हमारा नंबर 2 था, सेकंड आर्गुमेंट था। देखें EBP +4, इसको मैं इरेज करता हूं फिर आपको बताता हूं। तो अब आप स्टैक देखें कि जब ये सम वाला प्रोसीजर को हमने कॉल किया तो ESP आपका रिटर्न एड्रेस को पॉइंट कर रहा था और इसी ESP के कंटेंट को हमने बेस पॉइंटर में स्टोर कर लिया। अब पहला नंबर यानी आर्गुमेंट नंबर 2 को एक्सेस करने के लिए हम EBP +4 लिखेंगे तो ये वाला आर्गुमेंट हम एक्सेस कर पाएंगे। सिमिलरली EBP +8 लिखेंगे तो जो पहला आर्गुमेंट है उसको एक्सेस पर करके स्टोर कर लेंगे। तो यही एग्जैक्टली यहां पर आप देखें लिखा हुआ है कि EBP करेंगे तो नंबर 2 स्टोर हो जाएगा और अगर आप EBP +8 करेंगे तो इससे आपका जो नंबर 1 है उसको आप इजीली किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर आप एडिशन वाला कोड लिख के दोनों को ऐड करते हैं, दैट्स इट। तो कितना सिंपल हो गया। तो यहां पर एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट, हमने पहला काम तो ये किया कि अपने ESP के कंटेंट को EBP के अंदर मूव कर दिया, बेस पॉइंटर में मूव कर दिया। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बेस पॉइंटर किसी और प्रोसीजर को पॉइंट कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि नेस्टेड प्रोसीजर के अंदर हम जब भी प्रोसीजर कॉल होता है तो स्टैक पॉइंटर चेंज होता है और फिर उसको स्टोर करने के लिए हम बेस पॉइंटर का यूज करते हैं। तो ये कमांड लिखने से पहले, ये इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले हमें पहले जो EBP का जो प्रेजेंट उसकी वैल्यू है ना उस बेस पॉइंटर में, हो सकता है किसी और प्रोसीजर का रिटर्निंग एड्रेस हो, उसको पहले हम पुश करेंगे स्टैक में, ताकि इसका जो भी कंटेंट है वो स्टैक में क्या हो जाए, वो पुश हो जाए। उसके बाद फिर हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखनी है कि ESP को EBP में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये और इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर देखें हमने EBP को पुश कर दिया और उसके बाद जो EBP को पुश करने के बाद, क्योंकि जब भी हम पुश करेंगे तो पहले ESP आपके इधर पॉइंट कर रहा था, इस लोकेशन में पॉइंट कर रहा था, अब ESP इस लोकेशन में पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने EBP को पुश किया है। और EBP, क्योंकि इस स्टेटमेंट पर देखें हमने ये लिखा पुश EBP लिखा और फिर हमने लिखा मूव EBP, ESP, क्योंकि जब हम पुश करते हैं तो स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ESP भी उस पॉइंट को, लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, फिर हमने ESP के कंटेंट को बेस पॉइंटर में डाल दिया। और जब हम रिटर्न की स्टेट में लिखते हैं तो उसके बाद एग्जैक्टली पहले हम पॉप कर लेंगे अपने बेस पॉइंटर को, ताकि जो उसकी जो पिछली वैल्यू थी उसको हमने प्रिजर्व किया हुआ था वो रिस्टोर हो जाएगी। इसका मतलब ये है। अब यहां पर आप इंपॉर्टेंट चीज देखें तो अब हमारा जो पहला आर्गुमेंट था वो EBP +4 की जगह EBP +8 हो गया, क्योंकि हमने EBP को भी स्टोर कर दिया स्टैक के अंदर। यहां पर 10 नहीं लिखना, ये 12 है, ये टाइपो हुई एक्चुअली, क्योंकि हम EBP यूज कर रहे हैं। अगर 16 बिट आर्किटेक्चर होता तो ये हम 2 का डिफरेंस होता, क्योंकि हर स्टैक की लोकेशन 2 बाइट्स लेती है। फिर आप सिंपल E यूज नहीं करते बल्कि बेस पॉइंटर यूज करते हो,
तो बेस पॉइंटर +2 करेंगे तो ये लोकेशन आ जाएगी, +4 करेंगे ये आ जाएगी, +6 करेंगे ये आ जाएगी। तो यहाँ पर ये टाइप होता। तो अब EBP +8 आपका सेकंड आर्गुमेंट आ गया और EBP +12 आपका फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, तो इससे सारे पर्पसेस हो गया कि बेस पॉइंटर की लोकेशन भी स्टोर हो गई और बेस पॉइंटर को यूज करके हम डिफरेंट आर्गुमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। अब ये तो हो गया कि जब हमने EBP को स्टोर कर लिया। अब वंस जब हम EBP को पॉप करेंगे, ठीक है, तो पॉप एक्चुअली क्या करता है, पहले क्या करेगा, जो भी EBP की वैल्यू होगी वो उसके अंदर जो हमने पुश जब की थी तो वही सेम वैल्यू को रिस्टोर कर लेगा जो पिछली वैल्यू है, और उसके बाद स्टैक पॉइंटर को +4 कर देगा। तो अब हम यहां पर आ गए, ये हमारी स्टैक की करंट सूरत हाल होगी आफ्टर पॉपिंग दिस। अब उसके बाद आप नोट करें कि हमारे पास रिटर्न की स्टेटमेंट लिखी हुई है। जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न भी क्या करता है, रिटर्न भी पॉप करता है। रिटर्न पॉप का मतलब क्या, कि जो एड्रेस लिखा होगा इसको वो किस में डाल देता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यानी EIP के अंदर ये वाला एड्रेस डाल देगा, ताकि हमारा जहां पर फंक्शन कॉल हुआ था उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो। और साथ क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है। तो अब देखें, जब रिटर्न स्टेटमेंट चली तो आपका स्टैक पॉइंटर नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब हम मेन प्रोसीजर में वापस चले गए लेकिन हमारी स्टैक क्लियर नहीं हुई। तो हमने समहाउ कुछ ऐसा काम करना होता है, या तो कॉल्ड प्रोसीजर के अंदर जहां पर हमने सम किया था, या मेन प्रोसीजर के अंदर। तो बेहतर यह है कि कॉल्ड प्रोसीजर से जब निकले तो रिटर्न से पहले पहले या रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के अंदर हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर जाएं कि हमारी ये वाली जो स्टैक है जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं ये क्लियर हो जाए। जब हमने रिटर्न की स्टेटमेंट हमारी चली तो हमारा स्टैक पॉइंटर यहां पर आ गया। अब हमें पता है कि 2 लोकेशंस हमने क्लियर करनी है। अगर रिटर्न के साथ आप 4 लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, रिटर्न ने क्या किया कि एक स्टेप ऊपर चला गया, यानी 4 बाइट्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही मूव कर गया। इस वजह से हम इस लोकेशन पर आ गए। अगर हम रिटर्न के साथ 4 लिख देंगे तो स्टैक पॉइंटर इसकी जगह इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, यानी 4 बाइट्स तो उसमें अप होने ही थे क्योंकि वो पॉप होता है तो नंबर 2 को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अगर हम +4 कर देंगे तो ये नंबर 1 को पॉइंट कर देगा, लेकिन फिर भी एक नंबर पड़ा है। अगर हम रिटर्न के साथ लिख दें 8 तो तब हमारे पास दोबारा टॉप ऑफ द स्टैक पर स्टैक पॉइंटर चला जाएगा। अज्यूम करते हैं कि ये टॉप ऑफ द स्टैक आपका है। तो ये होता है फायदा कि हम मैनुअली बाइट्स देकर, ये बाइट्स हैं, यानी अगर हम रिटर्न एड्रेस पे थे तो हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे कि कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, हर एलिमेंट 4 बाइट क्लियर है। हम रिटर्न के साथ 8 लिख देंगे तो हमारे स्टैक क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर एक एलिमेंट हो फिर 4 लिख दें, क्योंकि इस रिटर्न के अंदर ऑटोमेटिकली +4 स्टैक पॉइंटर आपका हो रहा था। ये देख लें, इधर था, जब रिटर्न लिखा तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर 2 पर चला गया जो कि एक लोकेशन ऊपर है, यानी 4 बाइट्स ऊपर है। तो इस वजह से मैनुअली आपको 8 बाइट्स लिखनी पड़ती हैं, ये नंबर ऑफ बाइट्स है। ये आपके पास एक मेथड है। दूसरा मेथड है, ये हमने कहां पर लिखा है, ये हमने कॉल्ड प्रोसीजर के अंदर लिखना है। जब रिटर्न करेगा कॉल्ड प्रोसीजर तो उस रिटर्न के साथ लिखना है अगर हमारे कुछ एलिमेंट्स रह गए थे स्टैक में। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम अपने मेन प्रोसीजर के अंदर क्या करें कि स्टैक पॉइंटर के ऑटोमेटिकली लोकेशन चेंज कर दें, यानी ESP अभी आपका इधर है, हम चाहते हैं ESP किधर आ जाए, इस लोकेशन में आ जाए। तो हम क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे ऐड और ESP लिख देंगे और कॉमा 8 कर देंगे मैनुअली। यानी आपका ये है, जब 4 करेंगे तो इस पॉइंट पर आ जाएगा और जब 8 करेंगे तो आपका टॉप ऑफ स्टैक, वो स्टैक आपकी एम्प्टी हो जाएगी। तो ये 2 मेथड आपने यूज करना है, या तो यहां पर लिखना है नंबर कॉल्ड प्रोसीजर के अंदर, या कॉलिंग प्रोसीजर के अंदर जो ही आपका रिटर्न फंक्शन हुआ तो उसके जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी ये आपकी स्टैक को क्लियर कर। तो यहां पर देख सकते हैं उसने इलेबोरेट किया हुआ है। यहां पर रिटर्न 4 का मतलब है कि हमारे वाले प्रोग्राम में अब नंबर 1 को आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा नंबर 1 को। यहां पर 8 लिखना पड़ेगा, और जो ही, क्योंकि रिटर्न की स्टेटमेंट क्या करती है, आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को भी अपडेट करती है, उसको भी अपडेट कर देगी और स्टैक पॉइंटर में +4 कर देगी ऑटोमेटिकली। और ये वो ऑप्शनल इंटीजर है, अगर आपके पास 2 नंबर है तो आपको 8 डालना है यहाँ पर, अगर 1 नंबर है तो 4 डालना है। ये हमने कहां पर लिखा, ये हमने कॉल्ड प्रोसीजर के अंदर लिखना है। और यहां पर देखें, ये कॉलिंग प्रोसीजर के अंदर हमने पहला नंबर जब पुश किया था, दूसरा नंबर पुश किया था, पहले आर्गुमेंट पुश किए थे, फिर हमने जो प्रोसीजर उसको कॉल किया था, और कॉल करने के बाद आपने ऐड की इंस्ट्रक्शन लिखनी है। यहाँ पर 4 की जगह हमारे केस में यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा और हमारी स्टैक क्या हो जाएगी,
क्लियर हो जाएगी, बल्कि क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं ना, AX BX, ये जनरल पर्पस रजिस्टर तो हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिक यूज होता है। जिस तरह DX का रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन में DX और AX यूज हो रहे होते हैं, इसी तरह आपको जो CX है वो काउंटर यूज हो होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको स्टोर करते हैं बाज़ औक़ात। तो स्टोर करने के लिए पहले मैंने आपको यूजेस का ऑपरेटर बताया कि प्रोसीजर जब आप डिफाइन करते हो तो उसमें यूजेस का कीवर्ड लिखते हो, और आगे जो रजिस्टर्स आपने सेव करने हैं कंटेंट्स, वो आप उनके नाम लिखें। फॉर एग्जांपल आप AX BX CX को करना चाहते हो, या आप जिनको भी करना चाहते हो लिखेंगे तो स्टैक में आपके पुश हो जाते हैं और रिटर्न के बाद ऑटोमेटिकली पॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सारे रजिस्टर्स ही स्टोर करने पड़े, तो क्योंकि आप जब वापस जाएं मेन प्रोसीजर में तो आपका कंटेंट रिस्टोर हो जाए, तो उसके लिए दो कमांड्स होती हैं। एक होती है पुश A, पुश का मतलब हमें पता है स्टैक में पुश होता है, और A का मतलब है ऑल, ठीक है। तो जितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, 8 रजिस्टर्स हैं, वो आपके पुश हो जाएंगे। इनमें थोड़ा फर्क ये है कि एक होती है पुश AD, आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है जो कि 32 बिट रजिस्टर्स को स्टैक में पुश कर देती है। और किस ऑर्डर में, दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले EAX जाएगा स्टैक में, जिस तरह अभी हमने कोड किया था। यहां पर हमारे पास लेट्स नंबर 1 था, यहां पर नंबर 2 था, हमारे पास नंबर 2, यहां पर रिटर्न एड्रेस था, और उसके बाद आपका पहले EAX जाएगा, ये पुश होगा, उसके बाद ECX वाला पुश होगा, और एंड सो ऑन, और एंड पर क्या चीज पुश होगी, हमारा EDI, जो कि डेस्टिनेशन इंडेक्स एड्रेस है। ये 8 रजिस्टर्स हैं, और इस ऑर्डर में ये पुश होते जाएंगे, और स्टैक पॉइंटर आपका अपडेट होता जाएगा। तो इनके पुश होने के बाद स्टैक पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी, ये वाली होगी। और फिर हम अगर पॉप, इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन पुश नहीं आता, यहां पर पॉप AD है, यहां पर है पॉप AD, वो क्या करेगी, इसको रिवर्स ऑर्डर में पॉप करेगी। पहले EDI पॉप होगा, उसके बाद ये पॉप होगा, फिर EX, और एंड पर ये वाला पॉप हो जाएगा। तो ये रिटर्न से पहले हमने पॉप की इंस्ट्रक्शन लिखनी है, और जो ही प्रोसीजर कॉल हुआ, यानी जो ही प्रोसीजर के अंदर हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे पुश AD, तो सारे रजिस्टर्स आपके स्टोर हो जाएंगे 32 बिट वाले। लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल ये रखना है कि भाई हमें जरूरत क्या है इन सारे रजिस्टर को स्टोर करने की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजेस से आप फिल्टर कर सकते हो कि मैंने 3 स्टोर करने हैं, 4 स्टोर करने हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। ऐसे ही नहीं पुश आपने यूज कर लेना। इसी तरह हमारे पास पुश A है, अगर आप 16 बिट रजिस्टर में काम कर रहे हो तो फिर पुश A आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे 8 के 8 रजिस्टर को क्या करेगा, पुश कर देगा स्टैक में। लेकिन यहां पर एक चीज बताएं, यहां पर आपके पास 4 बाइट्स का हर लोकेशन होती है, लेकिन यहां पर कितना गैप होता है, यहां पर आपके पास 2 बाइट्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। और जब रिटर्न करेंगे उससे पहले हम पॉप A लिख देंगे, तो आपका ये रिटर्न कर देगा, सही है। और यहां पर मैंने लिख भी दिया कि लेट्स सपोज आपका ये एक प्रोसीजर है, पुश AD करेंगे तो आपके ये 32 बिट जितने रजिस्टर्स हैं उसी ऑर्डर में, जिस तरह मैंने लिखा EAX होगा, ECX होगा, एंड सो ऑन, तो उनको कर देगा। फिर आप यहां पर काम कर रहे हो जो भी आपने काम करना है, और एंड पर आप पॉप AD करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में ये उसको क्या करता है, पॉप कर देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम पहले थे, जब हमने पुश AD किया तो देखें EAX ECX ये उसने पुश कर दिया स्टैक के अंदर, और करंट लोकेशन जो एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर की है वो ये है, और यहां पर हम उसके कंटेंट को बेस पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं। यहां पर आप देखें करंट पोजीशन ये है, तो ESP+4 हम करेंगे या EBP+4 करेंगे तो हम इस लोकेशन में जाएंगे, ये आपके पास नेक्स्ट लोकेशन है। तो 4 बाइट्स का आपके पास गैप आ रहा है। तो अब अगर आपने नंबर 2 को एक्सेस करना हो तो आपको EBP+36 करना पड़ेगा, तो नंबर 2 आ जाएगा, और EBP+38 करेंगे तो नंबर 1 आ जाएगा। तब आप इनको यूज करके ऐड कर सकते हो किसी रजिस्टर में मूव करके। तो ये था जी आज का लेक्चर। काफी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि हमारे पास जरूरत क्यों पेश आती है कि हम कॉल बाय वैल्यू में यूज करते हैं स्टैक मेथड, क्योंकि रजिस्टर लिमिटेड है और उनके स्पेशल पर्पसेस हैं, उनको स्टोर करने के लिए खामखा स्टैक का यूज करना पड़ता है। तो फिर ज्यादा फायदा ना हुआ, क्योंकि रजिस्टर तो वैसे फास्ट होते हैं। जब एक दफा हमने स्टोर करने के लिए स्टैक यूज कर ली और स्टैक स्लो होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें आपकी पुश पॉप होती हैं एक लीफो के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। और फिर मैंने डिटेल के साथ हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया कि हम इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हमने स्टैक में किस तरह पैरामीटर पास किए। पहले पैरामीटर पुश किए, फिर हमने प्रोसीजर को कॉल किया, और उसके बाद प्रोसीजर के अंदर किस तरह हमने बेस पॉइंटर का यूज करके पैरामीटर को एक्सेस किया और फिर सम किया, और आपको बाकी सारी चीजें बताई कि स्टैक को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, पॉप करेंगे, और स्टैक को क्लियर कैसे किया जाता है। 2 मैकेनिज्म आपको बताए कि रिटर्न के साथ या तो आप कांस्टेंट वैल्यू लिखें जो नंबर ऑफ बाइट्स होंगे, या मेन के अंदर फिर आप
स्टैक पॉइंटर को ऐड करें उसकी लोकेशन मैनुअली, ठीक है, तो आपकी स्टैक क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और फिर आपको मेमोरी भी बता दी कि अब जब आप पुश ए डी यूज करेंगे तो अब क्योंकि 4 बाइट्स का डिफरेंस है, अब आपके आर्गूमेंट्स की लोकेशन क्या होगी, चेंज होगी, या आप EBP +4 या +8 करके एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने पुश AD को यूज कर लिया है। तो ये आपने चीजें नोट करनी है, ये चीजें आपने इनको यूज करना है अगर रिक्वायर्ड हो तो, नहीं तो पुश AD जरूरत नहीं है, आप यूजेज ऑपरेटर को ही यूज करें। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, कमेंट भी करें और लिखें कि कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई या समझ आई है तो अप्रिशिएट करें काम को। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल के साथ स्टैक को यूज करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक हेल्दी प्रोग्राम होगा जिसमें स्टैक काफी ज्यादा यूज होगी। मैं बताऊंगा कि किस तरह पैरामीटर्स को पहले पुश करते हैं, फिर फंक्शन कॉल प्रोसीजर कॉल करते हैं और फिर प्रोसीजर के अंदर स्टैक किस तरह चेंज आपकी हो रही होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।